क्यूइंग जब जियांगकोंग के पास पहुंचती है तो वो बताता है कि वो अपनी मोटर बाइक बेच रहा है। क्यूइंग कारण पूछती है तो वो कहता है कि उसको यी ने बताया कि यी जुएन अपनी सारी ट्रॉफीज बेच रहा है ताकि वो ट्रांसफर फीस इकट्ठा कर सके और लेजेंड्स टीम को छोड़ के उनकी टीम पे आ सके। तो क्यूइंग कहती है कि तुम बाकी सारी चीज़ें बेच दो, ये तो तुम्हारी फेवरेट मोटर बाइक है। जियांगकोंग कहता है कि मैं बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी बेच चुका हूँ और अभी भी थोड़े पैसे कम बच रहे हैं। अगर मैं ये मोटर बाइक बेच दूंगा तो पैसे बिल्कुल सही सही इकट्ठा हो जाएंगे। क्यूइंग उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार हम पैसे कमाने लग जाएंगे ना तो हम ये बाइक दोबारा से वापस तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। इसके बाद जियांगकोंग पहुंचता है कोच लुओ के पास ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके और ये जुएन लेजेंड छोड़ के उसकी टीम पे आ सके। इतने में ही वहां पे ये जुएन भी पहुंचता है और जब उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा जाता है तो वो हक्का पक्का रह जाता है कि आखिर ट्रांसफरिंग फीस आई कहाँ से, क्योंकि उसने तो पैसे इतने सारे भरे ही नहीं है। जियांगकोंग तभी कहता है कि जो भी सारे पैसे बचे थे वो मैंने पे कर दिए हैं। ये जुएन पूछता है कि आखिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, तो जियांगकोंग कहता है कि उसने अपनी मोटर बाइक्स भेज दी। ये सुन ये जुएन को बहुत ही बुरा फील होता है कि उसने ये जुएन के लिए अपनी फेवरेट मोटर बाइक्स बेची हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तो उसकी आंखें नम ही हो जाती हैं। वो जियांगकोंग से कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगा। जाते जाते वो कोच लुओ को भी थैंक यू बोलता है कि आज तक का उन्होंने उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और माफी भी मांगता है कि उससे जो भी गलतियां हुई हैं उनके साथ रह के। और फिर वो धमाके के साथ पहुंचता है फीनिक्स की टीम के पास और यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है दोबारा से पिक्सी और यीजुएन की कि कौन जियांगकोंग के रूम पे उसके साथ सोएगा। जियांगकोंग से पूछने पर जियांगकोंग कहता है कि पिक्सी ने ऑलरेडी रूम ले लिया है मेरे साथ, तो तू ना नीचे सो जाना। और ये जुएन हो जाता है नाराज, कहता है कि मैं किसी भी रूम पे नहीं सोऊंगा और मैं जाके सोफे में ही सोऊंगा। इन दोनों को देख के ब्रदरसन और जियांगकोंग कहते हैं कि ये दोनों ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं टीम पे। तभी ब्रदरसन कहते हैं कि मैंने प्लेयर 409 को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर वो मिल ही नहीं रहा है। ये प्लेयर 409 वही प्लेयर है जो कि ऑनलाइन गेमिंग में माहिर है और जो इनमें से किसी को भी मिलने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरे दिन क्यूइंग पहुंचती है अपने भाई जियालिंग के पास और वो लोग बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे होते हैं और बचपन की दिनों को याद करके खुश हो रहे होते हैं। तभी जियालिंग की माँ आती है और कहती है कि इतनी खुशी की आवाज कहाँ से आ रही है, क्या जियालिंग से कोई मिलने आया है। वो अंदर घुसती है तो वो क्यूइंग को देखती है और वो क्यूइंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो क्यूइंग को दोषी मानती है आज उसके बेटे की जो हालत है। उसी समय जियालिंग कहता है कि आप बोल रहे थे ना कि मैं कभी भी जियांगकोंग से मिलने और आपकी टीम से मिलने आ सकता हूँ, तो मुझे अभी के अभी आपके साथ जाना है। और वो क्यूइंग के साथ वहां से चले जाता है और पहुंचता है फीनिक्स टीम के पास। वो सबसे काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा होता है। उसका एटीट्यूड एक हैप्पी बॉय से बदल के एक रूड बॉय में कन्वर्ट हो चुका होता है। जब जियांगकोंग उसे अपने साथ खेलने को कहता है तो वो मना कर देता है। जब यी जुएन अपने साथ खेलने को कहता है तो वो उसे भी मना कर देता है, कह के कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ खेलना है और मुझे पिक्सी के साथ खेलना है, मुझे उसे चैलेंज करना है। पिक्सी भी चैलेंज के लिए मान जाता है। जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो पिक्सी उसे 2 मिनट में हरा देता है, जिससे जियालिंग बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि तुम सच में बेस्ट प्लेयर हो। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कि इसका गेमिंग स्टाइल थोड़ा मैच कर रहा है ना किसी से। जियांगकोंग तभी बोल पड़ता है कि इसका गेमिंग स्टाइल तो प्लेयर 409 से मैच कर रहा है जिसको हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। पर जियालिंग साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं प्लेयर 409 नहीं हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो। इतने में ही जियांगकोंग, ब्रदरसन और यहाँ तक कि पिक्सी भी उसको उकसाने के लिए प्लेयर 409 और उसके बीच में कंपेयर करके कहने लग जाते हैं कि ये 409 हो ही नहीं सकता। 409 तो बहुत ही अच्छा खेलता है, वो तो एक इंटेलिजेंट प्लेयर है और ये जियालिंग ये तो बिल्कुल ही बेकार खेलता है, इसको तो एक्सपीरियंस तक नहीं है गेम खेलने का। और इन सारों के उकसाने पे आकर वो उठ के बोल ही पड़ता है कि तुम जानते ही क्या हो 409 के बारे में। जियांगकोंग तुम भूल गए कि उसने तुम्हें हराया था ऑनलाइन गेमिंग में। और ब्रदरसन कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि प्लेयर 409 ने जियांगकोंग को हराया था। यहाँ से साबित हो जाता है कि प्लेयर 409 और कोई नहीं बल्कि जियालिंग ही है। पर ये बात जियालिंग को पसंद नहीं आती, वहां से जा रहा होता है। जियांगकोंग उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमारी टीम फीनिक्स ज्वाइन कर लो, पर वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बाहर निकल आता है और क्यूइंग भी उसके साथ होती है। क्यूइंग उसका मूड अच्छा करने के लिए उसको आइसक्रीम देती है पर वो मना कर देता है। वो कहता है अब तो मैं खुद अकेले चल भी नहीं सकता, मुझे हमेशा किसी ना किसी की सहारे की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैं आखिर कैसे गेम खेल सकता हूँ। आप लोगों की टीम एक नेशनल चैंपियनशिप में जाने वाली है और मुझ जैसे अनप्रोफेशनल प्लेयर के वजह से आपकी टीम हार भी सकती है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे वो टीम ज्वाइन नहीं करनी।
क्यूइंग उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो मान ही नहीं रहा होता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और पीछे से हम देखते हैं कि पिक्सी वहां पे है। वो जियांगकोंग को कॉल करके कहता है कि मैं बात करने वाला था जियालिंग से, पर उसको देख के लगता नहीं है कि वो मुझसे बात करना चाहता है और कोई असर भी नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ बात भी करूं तो। मेरे पास उसके लिए एक बहुत अलग दवा है। अब पिक्सी के पास क्या दवा है वो तो वही जानता है। घर जाके जियालिंग फोटोग्राफ्स देख रहा होता है उस टाइम की जब वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेला करता था, पर अब उसकी हालत ये है कि वो ढंग से चल भी नहीं सकता। वो गुस्से में सारी फोटोग्राफ्स फाड़ के फेंक देता है। इतने में ही उसके दोस्त के मैसेजेस आने लगते हैं कि तू तो स्कूल में फेमस हो चुका है, यहाँ तक कि लड़कियां तो तेरा नंबर मांग रही है मुझसे, तू जल्दी से स्कूल वेबसाइट में देख, तुझे पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रखा है। जैसे ही वो ऑनलाइन जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसकी जो गेमिंग वीडियो थी वो पूरे स्कूल में फैल चुकी है और सबको पता चल चुका है कि प्लेयर 409 और कोई नहीं बल्कि जियालिंग है। पर ऑनलाइन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि वो तो बास्केटबॉल नहीं खेलता ना, मैंने सुना है कि उसका पैर अब यूजलेस हो चुका है। जब वो खुद ढंग से चल नहीं पाता तो वो कॉन्कर टीम में क्या खेलेगा। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पहुंच पड़ता है जियांगकोंग के पास और कहने लगता है कि तुम लोगों ने ही मेरी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की ना। पिक्सी उठ के कहता है कि वो वीडियो मैंने पोस्ट की है। जियालिंग उसे इस नजरों से देखता है कि उसने पिक्सी से ये उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि पिक्सी उसका एक आइडल है। पिक्सी उससे माफी मांगता है कि उसने उसके बिना परमिशन के उसकी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी, पर वो बस ये दिखाना चाहता था कि वो कितना अच्छा प्लेयर है और कि वो इस चीज में अपना अच्छा करियर बना सकता है। पर जियालिंग मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि अब तुम्हारी वजह से पूरे स्कूल को पता है कि मेरा एक पैर यूजलेस है और कि मैं बास्केटबॉल किस कारण से नहीं खेल रहा हूँ। पिक्सी उसको समझाने लग जाता है कि तुम खुद को इतना यूजलेस क्यों समझते हो, तुम अब 20 साल के हो चुके हो, क्या तुम जिंदगी भर घर पे बैठना चाहते हो। पर वो कुछ भी नहीं सुनता। जियांगकोंग गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि सारे लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप, क्यूइंग, सब लोग, और तुम अपना ये रूड एटीट्यूड दिखाकर आखिर क्या दिखाना चाहते हो। क्या तुम बेटर हो? पर सबको पता है कि तुम अंदर से कितने ज्यादा टूटे हुए हो। जियालिंग किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता और वहां से जा रहा होता है, पर जाते जाते भी जियांगकोंग उससे दोबारा कहता है कि हम कंपटीशन के आखिर दिन तक का तुम्हारा इंतजार करेंगे ताकि तुम फिनिक्स को आके ज्वाइन कर सको, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो बाहर जा रहा होता है, क्यूइंग उसे रोकती है, पर पिक्सी कहता है कि ये सारी चीजें मैंने बिगाड़ी है तो मैं सारी चीजें मैं ही संभालूंगा। वो बाहर उसके पीछे जाता है और जियालिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होकर कहता है कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पिक्सी फिर से सॉरी बोलता है कि उसके परमिशन के बिना उसने उसकी गेमिंग वीडियो लीक की है, पर वो ये भी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बन जाओ जैसा कभी मैं हुआ करता था। मानो ये सुन के जियालिंग को अच्छा लगता है और वो उसके साथ बैठ जाता है बातें करने के लिए। जियालिंग तभी अपनी मन की फीलिंग बताने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान मुझ पे दया करे और दया करके मुझे काम दे। मुझे पता है कि आप सब लोग सोचते हो मैं यूजलेस हूँ, इसलिए आप जबरदस्ती मुझे अपनी टीम पे लेना चाहते हो, है ना। पर तभी पिक्सी कहना चाहता है कि बस तुम ही सोचते हो तुम यूजलेस हो और कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। सारे लोग बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करता था और सब मुझे अजीब बोला करते थे। मैं बस गेम खेलता था और गेम खेलने के बाद मैं बस गाने सुना करता था। मैंने कभी भी अपने टीममेट से बात नहीं की, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, जियांगकोंग के साथ खेलने लगा हूँ, मुझे पता चला है कि दूसरों से बात करना, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा फील होता है खुद को। मैंने ये भी जाना है कि ये गेम केवल एक सिंगल अकेले का गेम नहीं है बल्कि एक टीम का गेम है। कभी मैं भी अकेलेपन में डूब के बहुत अजीब हो गया था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। मानो फीनिक्स पे आके मैं चेंज हो गया हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें हासिल की हैं। जियालिंग कहता है कि आखिर तुमने क्या हासिल किया है। पिक्सी तभी कहता है कि अगर तुमने जानना है तो तुम्हें फीनिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जियालिंग घर जाता है और वो फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद हंस रहा होता है, जिसे देखकर उसके माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। अंदर जब वो बैठा होता है तो उसके दोस्तों का उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसपे सारे लोग उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तू कुछ भी कर सकता है, जहां तू होगा वहां तो जीत होनी ही होनी है। यहाँ तक कि उसके सारे दोस्त उसकी क्रश को भी खींच ले आते हैं और उसकी क्रश भी उसको कहती है कि उसने उसका गेम देखा है और कि वो कंपटीशन में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे लोग उसे बहुत चेयर अप कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद जियालिंग को पिक्सी की बात याद आती है कि वो उसने कहा था कि वो जियालिंग से जलता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसकी केयर करने के लिए। जल्द से जल्द सारे लोगों की केयर एक्सेप्ट कर ले, वरना बाद में तू बहुत पछताएगा। दूसरे ही दिन वो अपना सामान लेके बाहर आता है और मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे दोबारा से स्कूल जाना है। उसके माँ बाप उसे छोड़ रहे होते हैं तो वो कहता है कि आप मुझे बाहर पे ही छोड़ दो, अंदर मैं खुद चला जाऊंगा।
यहाँ पे जियांग कोंग और सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वरना वो जियालिंग की जगह किसी और प्लेयर को लेने को तैयार है। इतने में ही जियालिंग वहां पे पहुंच जाता है और सारे लोग उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली जियालिंग उनकी टीम फीनिक्स में आ जाएगा। सब लोग उसे बहुत अच्छे से हक करके वेलकम करते हैं। वो लोग ये भी पूछते हैं कि स्कूल का क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने स्कूल के साथ सारी चीज़ें अरेंज कर ली है और अब मैं फीनिक्स में खेलने को तैयार हूँ। और भी सारे लोग एक साथ गेम की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। दूसरे दिन जब जियालिंग उठता है तो उसके सामने पे बहुत सारी विशेस लिखी होती हैं जो कि उसका एनकरेजमेंट कर रही होती हैं और यहाँ पे सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। सब लोग मिलके फिनिक्स का लोगो भी बनाते हैं फाइनली। दूसरा दिन होता है और फर्स्ट मैच होता है फिनिक्स का, वो भी ड्रैगन के साथ। ये टीम फिनिक्स थोड़ी अनोखी सी होती है क्योंकि इसमें 10 साल पुराना प्लेयर यानी कि ब्रदर सुन खेल रहा है और सबसे यंगेस्ट प्लेयर यानी कि जियालिंग भी खेल रहा है। पिक्सी जो कि एक बेस्ट प्लेयर है और अपनी टीम को एन मौके पे लास्ट में छोड़कर आया है, और जियांग कोंग जिस पे इतने एलिगेशंस लगने के बाद भी वो वापस आया है, और यी जुएन जो कि बेस्ट सपोर्टर माना जाता है। सारे लोग गेम स्टार्ट करते हैं और फिनिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सब लोग अपने पैशन से खेल रहे होते हैं और वो फाइनली सबसे पहला मैच अपना जीत जाते हैं। बाहर आने वक्त वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं कि तभी क्यूइंग देखती है स्क्रीन पे कियाओ जिन को कमेंट्री करते हुए और उसकी आंखें भर आती हैं कि कभी ये क्यूइंग का भी ड्रीम हुआ करता था। इतने में ही टीचर लुओ आते हैं और कांग्रेस कहते हैं कि वो लोग पहला मैच जीत गए हैं और क्यूइंग उसके साथ चली जाती है कुछ बात करने के लिए। टीचर लुओ तभी बताते हैं कि जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कियाओ जिन से पूछा कि उसने उस दिन कहा था कि नहीं कहा था कि जियांग कोंग बेहोश हो गया है तुमसे, तो कियाओ जिन ने साफ इनकार कर दिया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन अटकी ही पड़ी है 3 महीनों से और तुम इनोसेंट प्रूव नहीं हुई हो। क्यूइंग कहती है मुझे पहले से ही पता था कि कियाओ जिन जरूर झूठ बोलेगी, वो सच तो बोलने वाली है नहीं, पर मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ और शायद एक दिन जरूर आएगा जब मेरी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे जब वो लोग वापस फिनिक्स के स्टूडियो में आते हैं उनको फैंस ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे होते हैं, जियालिंग को भी गिफ्ट भेजा होता है। इतने में ही उसके माँ बाप वहाँ आते हैं और यहाँ से पता चलता है कि इसके माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है कि जियालिंग ने क्या किया है। जियालिंग उन्हें समझाने लग जाता है कि मैंने ऑलरेडी स्कूल से बात कर ली है और मैं साइड बाय साइड पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ ही कॉम्पिटिशन भी कर रहा हूँ। उसके पापा तो थोड़ा समझने को तैयार होते हैं पर उसकी माँ बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं समझना चाहती। वो उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने की जिद करती है। वो मना करता है तो सारा का सारा कसूर वो क्यूइंग पे डाल देती है। कहती है कि ये बेवकूफ़ लोगों के साथ रह के तुम्हारा दिमाग भी बेवकूफ़ों वाला हो गया और तुम मेरे बेटे को भी बर्बाद करने पे तुली हो। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे का पैर खराब हुआ है और वो अब बास्केटबॉल नहीं खेल सकता और तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हो। ये सुन क्यूइंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पापा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तब जियालिंग बोल पड़ता है कि आपको हमेशा ये लगता है कि आपको छोड़ के बाकी सारे लोग गलत हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी सारी गलत चीज़ें की हैं। यहाँ पे मुझे मेरी बहन फिनिक्स और सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। आई होप कि आप मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करोगे। और ये सुन जियालिंग की माँ कुछ बोल ही नहीं पाती है। घर जाके उसके पापा उसकी माँ को समझाते हैं कि ये स्पोर्ट्स अभी अभी एशियन गेम्स में ऐड हुआ है। पहले तो हम सोचा करते थे कि ऐसे स्पोर्ट्स अच्छे नहीं होते और इनका कोई भी करियर नहीं होता, पर अब ये स्पोर्ट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तुम्हें अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए और ख़ास करके अगर तुम्हारा बेटा ये गेम खेल के खुश है, घर से बाहर निकल रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है। मानो ये बात सुन अपने बेटे की खुशी के लिए जियालिंग की माँ मान ही जाती है। दूसरे दिन उसके पापा उन दोनों के पास पहुंचते हैं सामान लेके और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सारी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें पैक करके दी हैं, इसमें बस तुम्हारी माँ को ना थोड़ा अलग तरीके से समझाना होता है। वो सारी चीज़ें समझ जाती है, पर अपना होमवर्क टाइम पे करना, साथ ही ख्याल भी रखना और डॉक्टर के पास भी बार बार जाते रहना, ठीक है। जियालिंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे पास मेरी बहन है जो मेरा ख्याल रखती है। उसके पापा तभी बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है, मेरे दोनों ही बेटे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सुन क्यूइंग की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर इतने सालों बाद उसने अपने पापा के इतने करीब फील किया था। और अगले ही दिन से पूरी की पूरी टीम ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस करने लग जाती है क्योंकि जल्द ही उनका मैच होता है। मैच वाला दिन आ जाता है और सारे लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और टीम को दूसरी हरा देते हैं और खुद पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल्स में। पर अब जियांग कोंग यहाँ पे टेंशन में बैठा होता है कि आखिर अगले गेम का क्या किया जाए, क्योंकि उसने अगला गेम जीतना ही होगा। इतने में क्यूइंग आती है और कहती है कि उसको उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और वो ये सारी प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व कर लेगा।
वो जा ही रही होती है कि जियांगकोंग उसका हाथ खींच लेता है और उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक सा सीन हो जाता है, पर क्यूइंग शर्मा के उठ जाती है और वहां से भाग जाती है। दूसरे दिन जियांगकोंग जब सबको स्ट्रेटेजी बता रहा होता है तभी वो कहता है मैंने एक नई स्ट्रेटेजी प्लान की है जिसका नाम है शैडो। इस पे क्यूइंग, तुम अच्छे से सुन रही हो ना, वो क्यूइंग को छेड़ रहा होता है और फिर कहने लगता है कि शैडो टेक्निक पे जियालिंग शैडो में खेलेगा पिक्सी के, यानी कि पिक्सी और जियालिंग अपनी पोजीशंस बिना किसी को पता हुए चेंज कर सकते हैं। इससे जो उनकी ऑपोजिट टीम है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर खेल कौन रहा है, पिक्सी या जियालिंग। पर ये टेक्निक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि जियालिंग को खुद पे भरोसा नहीं होता, पर पिक्सी कहता है हम दोनों साथ में मिलके ये पोजीशन अच्छे से खेलेंगे, तू चिंता मत कर। पर बाद में जब जियांगकोंग जॉगिंग के लिए जाता है, क्यूइंग वहाँ पे आती है। वो सबके सामने तो नहीं बोलती पर अकेले में जियांगकोंग को कहती है मुझे नहीं लगता कि जियालिंग ये टेक्निक अच्छे से खेल पाएगा। अगर वो ये अच्छे से खेल नहीं पाया तो हमारी टीम हार जाएगी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। जियांगकोंग कहता है मैंने बिल्कुल सोच समझ के ही जियालिंग को ये खेलने को दिया है। वो अभी बहुत ज़्यादा जवान है और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गेम में, वो ज़रूर ये कर लेगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इस चीज़ पे क्यूइंग को ज़रूर भरोसा होता है जियांगकोंग पे। दूसरा दिन आ जाता है जिस दिन कंपटीशन होता है और सारे लोग जियालिंग को हिम्मत दे रहे होते हैं कि वो ये ज़रूर कर लेगा। गेम शुरू होता है पर ये टेक्निक कुछ वो लोग अच्छे से खेल नहीं पा रहे होते हैं, उनका गेम स्मूथली नहीं जा रहा होता है जैसे हर बार की तरह जाता है। ऑडियंस में भी सारे लोग चिंता कर रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट फीनिक्स याला मैच हार जाती है और लूजिंग टीम पे पहुंच जाती है। अगर एक और बार वो ये मैच हारेगी तो वो फाइनल्स में जा ही नहीं सकती। और इन सारी चीज़ों से जियालिंग बहुत ही निराश होता है, उसको लगता है कि ये सारी की सारी उसकी गलती थी। बैक स्टेज में भी सब उसको समझा रहे होते हैं कि आज किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अकेले जियालिंग की गलती नहीं है, पर जियालिंग खुद को जैसे कि माफ़ी नहीं कर पा रहा होता है। जब वो लोग वापस फिनिक्स के स्टूडियो में पहुंचते हैं वहां पे सिस्टर शू वैन, गू फेंग सारे लोग बैठे होते हैं। गू फेंग तो ये भी कहने लगता है कि जियांगकोंग की इस टेक्निक को केवल ऑनलाइन लोग ही बुरा नहीं कह रहे जबकि प्रोफेशनल्स भी बुरा कह रहे हैं। आखिर जियांगकोंग ने ऐसा क्यों किया है? पर ब्रदरसुन कहता है कि उसको जियांगकोंग की इस टेक्निक पे पूरा भरोसा है और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उन्हें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जियालिंग भी ऑनलाइन जाके चीज़ों को देखता है तो सारे के सारे लोग जियालिंग की एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो एक बच्चा है और वो अच्छे से नहीं खेल सकता और आज का मैच फीनिक्स केवल और केवल जियालिंग की वजह से ही हारी है। अगर जियालिंग उस टीम पे नहीं होता तो शायद फीनिक्स अब फाइनल्स में होती। जिसे सुन उसे बहुत ही बुरा लगता है, वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। यहाँ तक कि जब ई और ई जुएन उसे बुलाने आते वो फिर भी नीचे खाने को नहीं आता है। ये सारी चीज़ें देख जियांगकोंग को बहुत ही बुरा लगता है। जब वो वॉक पे जाता है वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है जो जो लोग उसे कह रहे हैं। इतने में क्यूइंग आती है और वो भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम जियालिंग और पिक्सी की पोजीशंस बदल लो क्योंकि शायद जियालिंग ये सारी चीज़ें नहीं खेल पाएगा। पर जियांगकोंग कहता है अगर हम अभी से चीज़ें बदल देंगे इसका मतलब ये होगा कि मैं जियालिंग पे भरोसा नहीं करता और जियालिंग का कॉन्फिडेंस दोबारा से कभी भी ऊंचा नहीं होगा जैसे अब हो चुका है। साथ ही बाकी टीम मेंबर्स भी आते हैं और ब्रदरसुन कहते हैं कि इस फीनिक्स टीम पे हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं चाहे कितना भी टाइम लगे। पिक्सी भी कहता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं खेल सकते तो शायद हमारी फीनिक्स टीम फाइनल्स में जाने को तैयार ही नहीं है। और जियांगकोंग भी अपने इस फैसले पर डटा रहता है कि जियालिंग और पिक्सी वो ही खेलेंगे जो उसने तय किया है। दूसरे दिन जियालिंग के साथ वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट होता है और वो वॉक करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में ही क्यूइंग को कॉल आता है उसके पापा का, वो बाहर जाती है। उसके पापा पूछते हैं कि ऑनलाइन जियालिंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, क्या जियालिंग ठीक है? और क्यूइंग बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। पर फ़ोन कट करते ही उसके फेस पे चिंता दिखाई देती है क्योंकि उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और क्यूइंग उससे पूछती है कि जियालिंग की हालत अच्छी होने की बजाय और गंदी क्यों हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसे कोई मेंटल स्ट्रेस है शायद उसी की वजह से उसकी हालत अच्छी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे चलते चलते जियालिंग गिर जाता है और पिक्सी उसे उठाने आता है तो वो गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाता है। पर पिक्सी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उसकी बैसाखी हटा देता है और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। कहने लगता है कि तुम कितने ज़्यादा यूजलेस हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। हम सब ने तुम पे इतना भरोसा किया और तुम केवल एक गेम हार के डर गए। छी,
तुम सच में बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। इतने में ही क्यूइंग आती है, डांटने लगती है पिक्सी को कि वो इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकता है उसके भाई के साथ। पर पिक्सी तो क्यूइंग को भी कहने लग जाता है कि तुम भी क्या जानती हो आई कॉन्कर गेम के बारे में। अगर जियांगकोंग नहीं होता तो तुम आज कमेंटेटर बनी ही नहीं होती। तुम दोनों के दोनों यूजलेस हो, तुम दोनों के दोनों को कुछ भी नहीं आता है। मानो ये सुन जियालिंग के मन में एक आग सी उठ पड़ती है। वो उठ के पिक्सी को मुक्का मार देता है और पिक्सी कहता है देखो तुम अपने पैर पे खड़े हो गए, वो भी बिना बैसाखी के। मतलब ये सारी चीजें पिक्सी ने जियालिंग को उकसाने के लिए की थी और जो सच में काम कर गई। इसके बाद तीनों खुशी खुशी फीनिक्स पहुंचते हैं और जियालिंग को बिना बैसाखी के देख के सब लोग बहुत खुश और सरप्राइज्ड भी होते हैं। जियालिंग भी एक नई स्पिरिट के साथ फीनिक्स में वापस आया होता है, ये कह के कि मैं अनबीटेबल हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता, साथ ही मैं जरूर नेक्स्ट फीनिक्स का मैच जिताऊंगा। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या सच में जियालिंग दूसरा मैच फिनिक्स को जिता पाएगा या फिर उसकी टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है? जानने के लिए आपको करना है सब्सक्राइब, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।